हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 42 और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी 2 वर्कशीट, उसमें आपने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन और घनाभ का आयतन सीखा था। आज हम लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ बेलन भी समझ सकते हैं, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है, देखिए बेटा यहाँ क्या बोला है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ होता है और 2 वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। यह भी आपने पहले वर्कशीट्स में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार कौन सा पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और कौन से सर्वांगसम 2 वृत्ताकार फलक होते हैं। तो देखिए याद कर लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार हम बेलन बनाते हैं ना आकृति, तो इसका जो बेटा ये घुमा हुआ भाग है, ये वाला भाग जो राउंड है, जैसे कि जार आप पकड़ते हो, कोई डब्बा होता है इस आकृति का, तो जो उसका ये घुमा हुआ भाग होता है ये होता है इसका वक्राकार पृष्ठ। उसी प्रकार जब आप इसके ऊपर और नीचे देखेंगे तो एक वृत्त बने हुए नजर आते हैं ना ऊपर और नीचे, तो ये जो 2 वृत्त ऊपर और नीचे बने हुए हैं यही इसके वृत्ताकार सर्वांगसम फलक है। सर्वांगसम का मतलब क्या है, बिल्कुल एक समान दिखने में भी और माप में भी। अब इसके बाद आपको बोला गया है कि किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो यहाँ पर कितने फलक हैं, देखिए 2 फलक तो ऊपर हैं जो कि इसके सर्वांगसम वृत्ताकार फलक हैं, और तीसरा जो इसका फलक हम समझ सकते हैं वो है इस प्रकार का वक्र पृष्ठ। तो हमें इसका क्षेत्रफल आज की वर्कशीट में निकाल कर बताना है। तो चलिए आज का जो नीचे का क्रियाकलाप है उसको शुरू कर लेते हैं। क्रियाकलाप में देखिए बेटा क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है कि एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए और अब कागज की एक आयताकार शीट लीजिए। ये देखिए एक बेलनाकार डिब्बा बना हुआ है यहाँ पे और ये आयताकार शीट बनी हुई है यहाँ पर। आपसे बोला जा रहा है कि आयताकार शीट आपने लेनी है और लिखा गया है लीजिए जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे को चारों ओर और बस एक बार घुमाया जा सके। इसका मतलब है बेटा जो आपको डिब्बा लेना है और जो शीट लेनी है, देखो ये आयताकार जो शीट आपको लेनी है ये इस प्रकार की शीट लेनी है, ये वाली शीट इस प्रकार की लेनी है कि इसकी शीट की जो ऊंचाई है यानी जो ये जो चौड़ाई है, मतलब ये जो चौड़ाई है यानी ये जो बी जिसको हम चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, और हाइट को यानी ऊंचाई को हम बोलते हैं एच। ठीक है, तो हमें ये करना है कि इस जो कागज हम इस जैसे आप कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं ना बेटा, उसी साइज का लेते हैं। तो उसी प्रकार से इस डब्बे को अगर किसी कागज से फोल्ड मतलब इसको कवर करवाना हो बेटा, तो इसका जो ऊंचाई है डब्बे की ऊंचाई और जो कागज की चौड़ाई है वो हमें सेम लेनी पड़ेगी। यानी ये जो ऊंचाई थी h यहाँ पर और जो कागज की चौड़ाई थी और जो डब्बे की ऊंचाई थी वो एक जैसी लेनी पड़ेगी, तभी वो उसको कवर कर पाएगा। इसी प्रकार आगे बोला गया था, ऐसी आकृति आपने देख ली। अब ध्यान से देखिए कि शीट की लंबाई और वृत्ताकार आधार की परिधि भी बराबर हो। अब ध्यान से देखिए कि जब आप इसको घुमाएंगे, इस शीट को घुमाकर इस आकृति पर यानी इस बेलन के ऊपर जब आप इसको चिपकाएंगे इस शीट को, तो जो इसकी चौड़ाई थी कागज की चौड़ाई और डिब्बे की ऊंचाई तो बराबर रही थी, वो तो ठीक आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए ना बेटा कि जो आपने ये लंबाई ली थी, ये जो L थी यहाँ पर ये जो L है, ये जो इसका वृत्त बन रहा होगा डिब्बे का, ये इस पे भी पूरी आ जानी चाहिए। तो ये पूरी कैसे आएगी, अगर मान लो मैंने इतनी सी ली, छोटी ली, तो ये मेरा जो चिपकेगी, जब मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी तो ये पूरा नहीं कर पाएगी। ये जो गोला है ये पूरे को नहीं ढक पाएगी, पूरे को इसको कवर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब मुझे इस प्रकार की इसकी लंबाई लेनी है शीट की कि ये इस गोले को कवर कर ले। अब ये जो सर्कल का गोला है, ये जो अगर मैं वृत्त बोलती हूँ, इस वृत्त की इस जो ये मैं बाहर की रेखा को अगर नापना हो, इस बाहर की इसको मुझे नापना हो, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, परिधि बोलती हूँ, जिसको आप किसी और आकृति में परिमाप बोलते हैं, परिधि होती है ना ये। तो इसकी परिधि के जितनी ही मुझे लंबाई लेनी पड़ेगी ताकि इसके चारों तरफ इसको लपेटा जा सके। तो यानी L जो है वो किसके बराबर लेना पड़ेगा, 2πr के। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यानी B को बराबर लेना पड़ेगा H के और L को बराबर लेना पड़ेगा मुझे 2πr के। तो अब ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह आयताकार शीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि शीट जितनी मैंने ली थी बेटा, ये जितनी भी मैंने शीट ली थी, इसी शीट को इस बेलन के ऊपर मैं कवर के जैसे चढ़ाने वाली हूँ। तो यानी जितनी शीट थी उतना ही बेलन के ऊपर ये कवर हो जाएगा। और शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि शीट आयत के आकार की है, तो शीट का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको कि हम लिखते हैं L गुणा BB।
अब ध्यान से देखिए, लंबाई किसके बराबर ली थी, ये लिखा है लंबाई किसके बराबर थी, 2 पाई आर के। तो बेलन के आधार जो लंबाई थी उसकी जगह पर मैंने यहाँ पे 2 पाई आर डाल दिया, और जो बी था यानी ऊंचाई थी वह किसके बराबर ली थी हमने, एच के, तो बी की जगह पर मैंने एच डाल दिया। तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया, 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। आर यहाँ पर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी जो ये वृत्ताकार बेलन का आधार है उसकी त्रिज्या है आर। देखिए यहाँ पर जो बेलन का आकार बना हुआ है उसके जो आधार है ये वाला, और ये जो ऊपर वाला सिरा है, यहाँ पर वृत्त बने होते हैं ना बेटा, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह आर है और बेलन की जो ऊंचाई है वह एच है। तो इस आकृति को मैं कुछ इस प्रकार भी समझ सकती हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये हमारा एक बेलन है जिसके दोनों ही सिरों पर वृत्त बने हुए हैं। तो ये जो नीचे वाला वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो है आर सेंटीमीटर या आर मात्रक, और जो इसकी ऊंचाई थी वह है एच यानी हाइट जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा अगला टॉपिक क्या है, वृत्त बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो हमने निकाला वो था वक्र पृष्ठीय। वक्र का मतलब सिर्फ ये घुमा हुआ जो क्षेत्रफल था वो, यानी सिर्फ ये वाला भाग। अब जब मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे जो वृत्त बने हुए थे उनका भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ देती हूँ। ऊपर और नीचे बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो मैंने उसी को 2 पाई आर एच में जोड़ दिया। जब आप इसको जोड़ लेंगे, जब आप इसको हल कर लेंगे तो देखिए किस प्रकार हल होगा, 2 पाई आर एच तो इसी प्रकार रहेगा, पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ा गया तो यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और जब आप देखिए दोनों में, यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, उभयनिष्ठ है तो इसको कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एच, यहाँ से बचेगा ये वाला एच, और ये आर स्क्वायर था यानी 2 आर थे तो 1 आर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच। आपको ये सब करके नहीं दिखाना है बेटा, आपको ये याद रखना है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये है फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न नीचे किए गए हैं, चलो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखिए बेटा। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया है कि एक बेलन आकार का डिब्बा है, बेलन के आकार का डिब्बा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 15 यानी h का मान मुझे दे रखा है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर यानी r का मान मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बहुत आसानी से याद हो जानी चाहिए चीज़ें कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अभी मैंने अच्छे से आपको समझाया था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में r जमा h। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज को बिल्कुल ठीक से पुट करना है। पाई की जगह पर आपको याद होगा बेटा, पाई का मान क्या होता था, पाई का मान क्वेश्चन में आपको हमेशा दे रखा होता है या तो 22/7 या फिर 3.14। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान जो है क्या डाला गया है, पाई की जगह पर क्या डाला गया है 22/7। देखिए 2 की जगह पे 2 है, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पे 7 डाला, फिर ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के बाद आर प्लस एच था यानी 7 जमा 15। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है, ब्रैकेट भूलना नहीं है, ब्रैकेट को हल करके देखिए क्या आ गया 22 आ गया। बाकी की संख्याएं बिल्कुल उसी प्रकार लिखी गई हैं जैसे कि लिखी थी। देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 ही यहाँ लिखा है, 22/7 22/7 गुना 7 और जो जोड़ कर आया उसको लिख दिया है गुना में 22। अब देखिए इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए नीचे 7 लिखा है और ये ऊपर 7 लिखा है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 गुना 22 गुना 22। जब आप इसको गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है ध्यान से बताइए जल्दी से सोच के, क्योंकि हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हम सेंटीमीटर का वर्ग लिखते हैं यानी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगला उदाहरण शुरू कर लेते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, यानी एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये तो ऊंचाई दे रखी है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे रखा है क्योंकि लिखा ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें पहले से दे रखा है और ऊंचाई भी पहले से दे रखी है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है कि इसके बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या नहीं, व्यास ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया करा गया, त्रिज्या को हमने r मान लिया, ऊंचाई की जगह पर हमने 14 लिख दी क्योंकि प्रश्न में दे रखा था, त्रिज्या हमें नहीं पता थी इसलिए मैंने r लिख लिया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच।
और इसका मान आपको पहले से दे रखा है कि ये 88 के बराबर है। अब 2 पाई आर एच में देखिए मान डाले गए हैं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा। 2 की जगह पर देखो यहाँ 2 लिखा है, पाई की जगह पर यहाँ 22/7 लिखा है, आर हमें नहीं पता था वो ऐसे कैसे लिखी है, और एच की जगह पर हमने 14 लिख दिया, जो कि इस पूरे का जो गुणनफल है वह बराबर होगा जब 88 के, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे कुछ भी नहीं करना है, सरल सी कैलकुलेशन है जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बेटा, इसी तरीके से यहाँ लिखा गया था जो यहाँ मैंने साइड में लिखा है। अब सबसे पहले जिन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं लिखा, आप सबसे पहले उनके नीचे 1 लिख लीजिए, इन पूरे के नीचे 1 लिख लीजिए। एच की जगह पर यहाँ हमें मान डालना था 14, जो यहाँ मैंने ले लिखा है, लिख देती हूँ मैं। इस एच की जगह पर मुझे लिखना था 14, ठीक है यहाँ तक। अब सबके नीचे 1 डाल दिया। अब सबसे पहले आप देखिए आपको मान किसका निकालना है, इस आर का निकालना है ना, यानी ये आर तो यहीं रहेगा, बाकी सब संख्याएं बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो किस प्रकार हम इसको लिखेंगे, देखिए आर तो यहीं रहेगा, बाकी संख्याओं को एक एक करके ले जाते हैं। देखिए आर के बराबर है 88, अगर 7 यहाँ नीचे लिखा था तो दूसरी तरफ जाके वो कहाँ चला जाएगा, 88 के साथ बराबर में ऊपर चला जाएगा। 88 के नीचे भी आप पहले 1 लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब 88 के नीचे था 1 और 7 जो यहाँ नीचे लिखा था, यहाँ 88 के पास ऊपर चला गया गुणा होके। अब r के साथ जो संख्याएं यहाँ लिखी थी ऊपर गुणा में, देखो 3 संख्याएं लिखी थी ना गुणा में, वो गुणा वाली संख्याएं जब 88 की तरफ जाएंगी, 88 संख्या की तरफ जाएंगी, तो वो कहाँ आ जाएंगी, नीचे की तरफ भाग में आ जाएंगी 1 के पास, यानी 2 इसको हम लिखेंगे। 1 को मैं इसको लिख लेते हैं इस प्रकार, 1 तो पहले से लिखा हुआ था, 1 गुना 2 गुना 22 गुना 14, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब 7 और 14 देखिए एक ही पहाड़े में आते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 1 आ गया और ये कट के 2 हो गया। इसके बाद बेटा 22 और जो 88 लिखा है, दोनों के दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं। 11 के पहाड़े में 22 कहाँ आता है, 2 पे, और 88 कहाँ आता है, 8 पे। काट दिया आपने, आसानी से कट गया। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये जो नीचे बचे, ये क्या बचा, 2, 2 और 2। देखो तीनों 2 को अगर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो r किसके बराबर आ गया, 8 ही ऊपर बचा है, क्योंकि 8 और ये 1 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 ही नीचे बचा है, तो 8 से 8 कट जाएगा और r यानी त्रिज्या का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न खत्म नहीं करना। प्रश्न में बोला गया था कि बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। अब आपको पहले से पता है कि जो व्यास होता है यानी d जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई r के बराबर होता है। अभी आपका r का क्या आंसर आया था 1, तो इसीलिए यहाँ पे 2 गुना 1 किया गया और व्यास का उत्तर आ गया 2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए बेटा, तीसरे उदाहरण में आपको क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। जब भी आप कुएं के बारे में पढ़ते हैं या कुएं के बारे में सोचते हैं तो कैसी आकृति आपके दिमाग में आती है, इसी प्रकार का होता है ना कुआं, बेलन के आकार का, ऐसे ही होगा कुआं जो बना हुआ होगा धरातल पे। तो कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। अब व्यास का मतलब होता है डायमीटर यानी d, और व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। यानी अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो मुझे सिंपली यानी साधारण तौर पे मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी मुझे व्यास दे रखा है उसका आधा कर दीजिए, यानी बटा में 2 लिख दीजिए। त्रिज्या होगी यानी r होगी वो किसके बराबर होगी, 3.5/2 मीटर के। इसके बाद आपको बोला गया था कि वह कितना गहरा है। अब गहरा बोला जाए तो उसका भी मतलब h के ही बराबर होता है, यानी मुझे यहाँ पर h दे रखा है 10 मीटर का। पहला जो प्रश्न का भाग है वहाँ बोला हुआ है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जो कि यहाँ पर बोला गया था, लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना हो तो बेटा फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, 2 पाई आर एच। 2 की जगह पर 2 लिखे रहने देंगे, पाई की जगह पर आप मान डालेंगे 22/7, और आर की जगह पर जब आप मान डालेंगे बेटा तो इसी को लिखिएगा 3.5/2, और उसके बाद हाइट यानी h का मान था 10। यहाँ तक आप सिद्ध कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ था, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, काट लेते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, ये जो दशमलव यहाँ लगा हुआ था, जब ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, जिस भी दिशा से दशमलव हटता है उसकी उल्टी दिशा में 10, 100 या 1000 जितने भी संख्या से दशमलव हटा, जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या का दशमलव हटा रहे हैं ना पीछे से गिनते हुए, तो जब दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10 गुना में। तो अब ये वाला 10 और ये 10 भी कट जाएंगे, तो देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 22 गुना 3.5 से दशमलव हटने के बाद वो क्या बन गया, 35, और नीचे बचेगा 7। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 7 और 35 एक ही पहाड़े में आते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब क्या क्या बचा ऊपर, 22 गुना 5। 22 गुना 5 कितना होता है बेटा, गुना करिए 110 मीटर स्क्वायर। तो पहला भाग हल हो गया आपका
कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बेलन का 110 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए दूसरे भाग में क्या दिया गया है। दूसरे भाग में बोला गया था कि यदि इस कुएं पर प्लास्टर कराना हो, मतलब इसके बाहरी जो यहाँ पर जो बाहरी हिस्सा है, ऑफकोर्स बेटा कुएं का जो ऊपरी हिस्सा है यानी जो उसका मुंह है, ये जो मुंह है इसका, यहाँ पर तो कोई प्लास्टर नहीं होगा, ये तो खुला हुआ होगा, तो प्लास्टर सिर्फ कहाँ होगा, वक्र हिस्से पर जो घुमा हुआ हिस्सा है। अगर उस पर प्लास्टर कराना हो और प्लास्टर कराने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की जो जगह है उस पर प्लास्टर कराने के लिए मुझे अगर 40 रुपये देने पड़े तो कुल जो मेरा कुआं था उसको प्लास्टर कराने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो जो कुल क्षेत्रफल था कुएं का प्लास्टर कराने के लिए वह अभी क्या आया था आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। तो आपको जो 40 रुपये का दाम दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा था। अगर 110 के लिए बताना हो तो क्या करेंगे, 110 को 40 से गुणा कर देंगे। तो बी भाग में यानी दूसरे भाग का जो उत्तर है उसमें आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा भाग था देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा भाग है ये वाला और पहला भाग मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। दूसरे भाग में आप क्या लिखेंगे, 40 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उसका व्यय ज्ञात करना हो तो हम निकालेंगे 110 गुना 40 करेंगे और उत्तर आ जाएगा 4400 रुपये। तो यानी प्लास्टर कराने की जो आपकी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी, जो व्यय जो खर्चा आएगा वो आएगा 4400 रुपये का। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं बेटा स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं पहले हम। एक लंब वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन की जो आपको यहाँ पर त्रिज्या है वो 0.7 मीटर की दे रखी है, यानी 0.7 मीटर की दे रखी है, तो आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद कीजिए पहले। याद आ गया होगा बेटा आपको, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। अब देखिए आपको दे क्या रखा था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे रखा है कि वह 4.4 मीटर स्क्वायर है, तो मैंने लिख लिया। उसकी त्रिज्या भी दे रखी है यानी r का मान दे रखा है 0.7 मीटर, लेकिन ऊंचाई यानी h का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस प्रकार से कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर। वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे कि वो होता है 2πRh और वह बराबर हो जाएगा 4.4 के। इसके बाद बेटा आपने एक एक करके सारे मान डाल देने। देखिए 2 की जगह पे मैंने 2 लिखा, पाई के स्थान पे मैंने लिखा 22/7, r के स्थान पे मैंने लिखा ये जो यहाँ मेरा r था 0.7, h मुझे नहीं पता तो h की जगह पे मैंने h लिख दिया। तो सबसे पहले जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उन सबके नीचे 1 लिख लो, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करवाना है, किसका मान ज्ञात करवाना है, हमें मान ज्ञात करवाना है h का। तो यानी बाकी की सभी संख्याओं को मुझे दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो चलो ले जाते हैं एक एक करके। h को यहीं लिख देते हैं और बाकी सभी को उधर ले जाते हैं। तो देखो पहले तो सबसे पहले 7 नीचे लिखा है। नीचे लिखी हुई सारी संख्याएं जब बराबर के दूसरी तरफ जाती हैं तो वो ऊपर लिखी हुई जो यहाँ पे 4.4 लिखा था इसके साथ गुणा में जाके बैठ जाती हैं। तो 4.4 गुणा में 7 हो गया। और h के साथ जो जो लिखा था यानी ये 2 22 और ये 0.7 ये गुणा में हो रही थी, तो ये जो नीचे 1 लिखा था उसके साथ जाके भाग में चली जाएंगे। तो 2 गुना 22 गुना 0.7। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है अब आपको। अब इसके बाद सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। देखिए ऊपर जो है एक संख्या के बाद दशमलव था, अगर ये हटेगा और नीचे भी एक संख्या के बाद दशमलव है और ये भी हटेगा, तो ऊपर वाली जो संख्या का जब दशमलव हटेगा तो नीचे एक गुणा में 10 आ जाएगा, और इसका जब नीचे वाली संख्या का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा गुणा में। ये दोनों के दोनों 10 कट जाएंगे। अब आगे का हल कर लेते हैं बेटा। आगे देखिए आप कैसे करेंगे। ऊपर क्या क्या बच गया, 4.4 गुना 7 बचा, और नीचे क्या बचा 2 गुना 22 गुना 7 बचा। 4.4 नहीं था बेटा, ये सिर्फ 444 था। देखिए यहाँ पर जो ऊपर बचा था ये दशमलव हट गया था, हमारे पास बचा था सिर्फ 44 गुना 7 और नीचे बचा था 2 गुना 22 गुना 7। बाकी सब देखो कट गया, सिर्फ ये 44 बचा, ये 7 बचा, ऊपर 10 तो कट चुका है, ये 2 बचा और ये 22 बचा, और ये 0.7 जो था दशमलव हटने के बाद सिर्फ क्या बचा 7 बचा। तो देखिए सबसे पहले 7 से 7 आप काट देंगे। उसके बाद 22 और 44, 22 का ही दुगुना होता है ना 44, तो 22 से कम 22 और ये काट कर आप 2 लिख देंगे। अब देखिए क्या क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे भी बचा 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आपका जो h का उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर, यानी जो ऊंचाई है वह बराबर आ गई 1 मीटर के। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, और उसके बाद आपसे बोला गया है कि यदि उस बेलनाकार स्तंभ पर पेंट कराना हो तो उसके वक्र पृष्ठ पर ही पेंट होगा। बेटा अगर कोई भी बेलनाकार स्तंभ है यानी कोई खंबा है उस पर अगर मुझे पेंट करवाना हो तो सोचिए पेंट मैं कहाँ करवाऊंगी, यहीं पेंट करवाऊंगी ना उसके वक्र पर। अगर मुझे उसको पेंट करवाना हो तो उसका व्यय ज्ञात कीजिए।
प्रश्न में बेटा ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि स्तंभ के जो आपने पेंट करवाना है वह स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर ही पेंट करवाना है, यानी ना उसके ऊपर पेंट करवाना है ना उसके नीचे पेंट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ उसके वक्र पर पेंट करवाना है। तो यानी हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो देखिए व्यास आपको दे रखा था, यानी डी का मान आपको दे रखा था 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, बाकी सब जो देखिए मात्रक हैं वो मीटर में दे रखे हैं, सिर्फ व्यास जो है उसको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आप सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या क्या होती है बेटा, व्यास का अगर मैं आधा कर दूं यानी 50/2, 50 का आधा कितना होगा 25, तो 25 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद जब आप त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसी त्रिज्या को बेटा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 से अगर मैं इसको भाग दे दूंगी तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी इसकी त्रिज्या। देखिए यही करा गया है यहाँ पे। उसके बाद आप इसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका फॉर्मूला याद कीजिए, 2πRh होता है। 2πRh फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की जगह पर मैंने 22/7 लिखा, आर की जगह पे देखिए क्या लिखा है 25। 25 के नीचे आप क्या लिख देंगे 25/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया था। और h की जगह पर लिखा है 3.5। तो सबसे पहले तो 3.5 का आप दशमलव हटाइए, इसका दशमलव जब हम हटा देंगे 3.5 था ना पहले दशमलव, जब इस 3.5 का आप दशमलव ऊपर से हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखो दशमलव हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया। अब इसके बाद आप इसको काटना शुरू कीजिए, यानी ऊपर और नीचे की संख्याओं को एक पहाड़े में ढूंढना शुरू कीजिए। इसके नीचे एक कुछ नहीं है तो एक लिख दीजिए। सबसे पहले देखो क्या कट सकता है, अगर मैं इसको काटने का शुरू करूँ तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट गया। उसके बाद देखिए 5, ये वाला जब हम 5 कटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब इसके बाद देखिए ये 2 ऊपर था, ये 2 नीचे था, तो हम इसको काट लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, ये 2 से ये 2 का पूरा कट जाएगा। जो ये 100 बच गया बेटा इसको भी रहने देंगे, इसको नहीं काटेंगे, ये हमें दशमलव लगाने में आगे मदद करेगा। तो देखिए ऊपर क्या क्या संख्या बच गई, 22 बचा, 22 गुना कितना बचा 25 बचा, 22 गुना 25, बाकी तो सब कट गया, एक हो चुका है और नीचे बचा 100। तो अब आप 22 और 25 की गुना करके बताइए क्या होगा। देखिए जब आप गुना करा लेंगे तो आएगा 550 यानी 550/100। अब ये देखिए आखिरी की 0 से आखिरी की 0 भी कट जाएगी, क्या बचेगा आपके पास 55/10। अब इस 10 को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आप दशमलव लगा लेंगे, एक ही 0 है तो दशमलव कहाँ आएगा एक ही संख्या के बाद, तो यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर जो आया बेटा क्या ये फाइनल उत्तर आ गया, नहीं, ये सिर्फ आया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर। हमें प्रश्न में बोला गया था कि हमें व्यय निकालना है, यानी खर्चा निकालना है कि अगर पूरे पिलर पे पूरे स्तंभ पर पेंट किया जाएगा तो क्या खर्चा होगा, और वो भी उसके वक्र पृष्ठ पर अगर पेंट किया जाएगा तो क्या खर्चा होगा। तो चलिए उससे भी हल कर लेते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया था कि अगर प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर पर अगर पेंट करवाएं तो हमारा व्यय कितना होगा 12.50 पैसे का। आपसे बोला गया है टोटल कितना क्षेत्रफल आया था 5.5। देखिए क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या करेंगे, गुना करवा देंगे, क्षेत्रफल की गुना करवा देंगे जितने 1 मीटर स्क्वायर की दर पे लग रहा था, तो आपका उत्तर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं इसके बाद आज की वर्कशीट का, जो कि लास्ट प्रश्न है। आखिर प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए उस रोलर को 500 बार चलाना पड़ता है। तो आपको बताना है कि खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए रोलर इस प्रकार का है, जो इस तरीके के स्टैंड के साथ रोलर लगा होता है और इसको मैदान पर चलाना है। जब इसको मैदान पर चलाया जाएगा, यहाँ पर जो घास पर चलाया जाएगा बेटा इसको, तो क्या इसका कौन सा हिस्सा घूमेगा मैदान पर, इसका सिर्फ वक्र हिस्सा जो है मैदान के साथ आते हुए घूमेगा। आपसे बोला गया है कि पूरे मैदान को जब समतल करना पड़ता है तो इस रोलर को 500 चक्कर यानी 500 बार इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो हमें ज्ञात करना है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप तीनों चीज़ें लिख लीजिए कि व्यास दे रखा है, व्यास से आप निकाल लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास का आधा कर देने पर, यानी 84 अगर हमारा व्यास था तो उसका आधा कर दीजिए, कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर, जो कि हमारी त्रिज्या होगी। लंबाई आपको दे रखी है 120 मीटर, सब कुछ आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे बेटा, अगर रोलर को सिर्फ एक चक्कर दिलाया जाए यानी सिर्फ उसको एक बार घुमाया जाए तो उसका जो वक्र जो है वो सिर्फ एक ही बार घुमा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा 2πRh से। देखिए यहाँ पे मैंने 2πRh लिखा है, इसमें इसका मान डाल दीजिए। मान डालने पर क्या होगा 2/1 कर देते, सबके नीचे 1 लिख देते, कुछ नहीं है तो। अब इसके बाद काट लीजिए, 7 एकम 7 और 7 के पहाड़े में क्या 42 यानी 42 आता है। जी हाँ, कहाँ आता है बेटा 6 पर। अब क्या क्या संख्याएं आपके पास बच गई यहाँ पर, 2 गुना 22 गुना 6 गुना 120 और ये क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर रोलर को सिर्फ एक बार एक चक्कर घुमाया जाए, टोटल कितने चक्कर घुमाए गए थे 500, अभी मैंने सिर्फ एक चक्कर घुमाऊंगी तो इसका जो मैदान का ये कितना क्षेत्रफल तय कर लेगा,
यह मैदान का इतना क्षेत्रफल तय कर लेगा अगर मैं इसको सिर्फ एक बार घुमाती हूँ। ठीक है बेटा, यह इतना क्षेत्रफल तय कर लेगा, लेकिन मुझे इसको कितनी बार घुमाना था? 500 बार घुमाना था, तब जाके ये मैदान को पूरा कवर कर पाता। तो 500 बार घुमाने का मतलब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना जब ये 500 चक्कर ले लेगा। प्रश्न में बेटा बोला गया था कि 500 चक्कर लगाने पर मैदान का पूरा जो क्षेत्रफल है यानी पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। तो हमने एक चक्कर लगाने पे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया कि मैदान का इतना क्षेत्रफल तय कर पाएगा रोलर। अगर वो 500 चक्कर लगाता है, एक से चक्कर बढ़ गए ना उसके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल अभी आया था ये वाला क्षेत्रफल, इसी को मैं 500 से गुणा कर दूंगी। तो जल्दी से बताइए 500 से गुणा करके आपका क्या उत्तर आ रहा है? जब आप गुणा कर लेंगे बेटा तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा, एक बड़ी सी संख्या। लेकिन प्रश्न में दिया गया था कि आपको आपका उत्तर मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, और जो अभी आपका आंसर आ रहा है वह आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो याद कीजिए, जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता था तो क्या करते थे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे बेटा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया यानी वर्ग कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? देखिए बेटा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 100 का वर्ग कर देंगे, तो 100 का वर्ग करने का मतलब होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जब भी आना होता है तो हमें भाग करवानी पड़ती है। तो हम जो हमारा आंसर आया, जो हमारा उत्तर आया, इसको हम किससे भाग करवा देंगे? इसका मतलब देखिए 10,000 से भाग करवा देंगे। 10,000 से भाग कर जब आप इसको करवा देंगे तो हमारा उत्तर जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो हमें निकालना था। अब देखिए 10,000 से भाग करवाने का क्या मतलब है? सारे के सारे जो शून्य है, 3 शून्य ऊपर थे, ये 3 भी कट गए, ये चौथा भी कट गया। तो हमारा जो उत्तर है वह क्या बचेगा? 1584, यानी 1584 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, और वो भी मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा मैदान का क्षेत्रफल आ गया। आज की वर्कशीट में बेटा जितने एग्जाम्पल यानी उदाहरण हमने हल करे हैं, जितने प्रश्न हमने हल करे हैं, आप उसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए और प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। आज की वर्कशीट के जैसे ही प्री क्वेश्चन है वैसे उस प्रकार के प्रश्न अगर आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं तो आप उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज की आपने चैनल पर वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।